अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेकेंड ईयर फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की। 11.1 से 11.5 तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। आज हम जो है वो 11.6 से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.6। 11.6 न्यूमेरिकल हमें गिवन है 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक इज टेकन from a furnace where its temperature was 650 degrees Celsius and placed on a large block of ice at 0 degrees Celsius, assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक है, उसको हमने फर्नेस से निकाला और उसका जो टेम्परेचर था वहाँ पे वो 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और उसको रख दिया किस पर, आइस की ब्लॉक पर। आइस की बात हो रही है तो उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री गिवन है। अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट गिवन अप बाय द आयरन इज़ यूज टू मेल्ट द आइस। एज्यूम कर लें कि जितनी भी हीट आयरन जो है उसके अंदर मौजूद है वो सारी की सारी जो है वो यूज़ हो गई किस में, आइस को मेल्ट करने में। हाउ मच आइस इज मेल्टेड, तो बताइए कितना आयरन जो है वो मेल्ट हुआ। चलिए आइए जी हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमारे पास जो है टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर किसका दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक, टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक, इसको हम ले लेते हैं TFE। आयरन का सिंबल FE है तो मैंने कंसीडर कर लिया कि TFE जो है वो आयरन के ब्लॉक का टेम्परेचर है और ये कितना है, ये हमारे पास 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और टेम्परेचर ऑफ आइस ब्लॉक दिया हुआ है हमें, आइस गिवन है, इसको हम ले लेते हैं T आइस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। मैस ऑफ आयरन जो हमें गिवन है वो कितना है, मैस ऑफ आयरन ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक का जो मैस है इसको भी हम ले लेते हैं M, और आयरन की बात हो रही है तो इसको ले लो MFE, ये है 2 kg। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच आइस इज मेल्टेड, मतलब आइस का मैस फाइंड करना है। तो मैस ऑफ आइस, इसको ले लेते हैं M आइस, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या फार्मूला लगेगा इसमें, हमारे पास एक लॉ है जो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहलाता है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, यहाँ पे हॉट बॉडी हमारे पास क्या होगी, हॉट बॉडी जो है हमारे पास है आयरन ब्लॉक और कोल्ड बॉडी है आइस ब्लॉक। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं अब इसकी जगह अगर मैं हॉट बॉडी की जगह अगर मैं आयरन ब्लॉक लिख दूँ तो मैं फार्मूला दोबारा से लिख रही हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ये वाला फार्मूला लिखेंगे कि हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस ब्लॉक, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा देखिए, हमारे पास जो आयरन ब्लॉक है उसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके ये जो है अपनी हीट दे रहा है आइस ब्लॉक को, और आइस ब्लॉक क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे जो आयरन ब्लॉक इसको हीट दे रहा है वो इस आइस ब्लॉक को मेल्ट करने में लग रही है। वो जो हीट एनर्जी है वो पूरी की पूरी आइस ब्लॉक को मेल्ट करने में लग रही है। जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि सारी की सारी जो आयरन ब्लॉक की हीट होगी वो यूज़ हो जाएगी आइस को मेल्ट करने में। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। टेम्परेचर सारा का सारा किस में लग रहा है, आइस को मेल्ट करने में लग रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आएगा, तो जब यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर चेंज आएगा वहाँ पे हमारे स्पेसिफिक हीट लगाएंगे। तो यहाँ पे चेंज इन स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो डेल क्यू एच एफ लेटेंट हीट के लिए यूज़ होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए डेल क्यू। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो फार्मूला क्या है, यहाँ पे MC डेल्टा T होता है, MC डेल्टा T।
यहाँ पे जो M है वो किसकी बात हो रही है, आयरन की, तो यहाँ हम छोटा सा लिख देंगे आयरन। C स्पेसिफिक हीट है, ये टेम्परेचर में चेंज है, और इस इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, बल्कि सारी की सारी हीट जो है वो आइस की ब्लॉक को मेल्ट करने में लग रहा है। तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट लगाएंगे। लेटेंट हीट का फार्मूला है हमारे पास MHF। M हमारे पास किसका मैस है, ये आइस का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइस। अब हम सिंपली क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मैस हमें आयरन का कितना दिया हुआ है, मैस हमें आयरन का दिया हुआ है 2 kg। स्पेसिफिक हीट जो है वो आयरन की हमारे पास गिवन है, ये आपको कितनी है ये आपको पेपर में दे देंगे। मैं आपसे इसको शुरू कर रही हूँ C से, चलिए लिख देती हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन C, ये हमारे पास होती है 499। पेपर में आपको ये गिवन होगी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हमें गिवन है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1 में से माइनस कर देंगे T2 को, या TFE में से माइनस कर देंगे T आइस को। और मैस ऑफ आइस ब्लॉक हमें फाइंड करना है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है ये हमें गिवन होती है, पेपर में भी आपको गिवन होगी। मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ HF 3.35 एक्सपोनेंट 5 जूल पर kg, ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। चलिए आइए जी हम वैल्यू पुट करते हैं। मैस ऑफ आयरन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट 499, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारे पास, TFE में से मैंने माइनस कर दिया T आइस को, इज इक्वल टू मैस ऑफ आइस हमें फाइंड करना है। HF हमें कितना दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.35 एक्सपोनेंट 5 499। TF कितना है हमारे पास 650 माइनस 0 इज इक्वल टू M आइस 3.35 एक्सपोनेंट 5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 499 से, इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये 650 आ जाएगा। तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 649,740 इज इक्वल टू M आइस 3.35 एक्सपोनेंट 5। हमें मैस ऑफ आइस निकालना है। मैस ऑफ आइस को अपनी जगह पे रहने देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 649,740 डिवाइडेड बाय 3.35 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू M आइस। जब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.93 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास मैस ऑफ आइस। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1.93 किलोग्राम आइस इज मेल्टेड इन दिस केस। चलिए 11.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन देख लें कि अगर आपके पास आएगा कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम तो भी वो पॉजिटिव होगा, अगर आपके पास आए वर्क डन बाय द सिस्टम तो भी वो पॉजिटिव होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू सिस्टम, हीट जो है वो सप्लाई हो रही है, एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क आर डन, 150 जूल का जो है वो वर्क हुआ। व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कितना इंक्रीज आया ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, डेटा में हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, इसको ले लेंगे हम डेल्टा क्यू, कितना दिया हुआ है 400 जूल। सेकंड क्या कह रहे हैं कि इतना जो है वो वर्डन हुआ, तो यहाँ लिख देंगे वर्डन बाय द सिस्टम। वर्डन बाय द सिस्टम भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्डन बाय द सिस्टम
डेल्टा डब्ल्यू ये है 150 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में फाइंड करनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू हमें जो है वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक change in internal energy is equal to delta Q minus delta W. Delta U is equal to change in internal energy. Change in heat कितना है हमारे पास, या heat supply to a system कितना है? 400 जूल है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास है 150 जूल। 400 जूल में से 150 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 जूल। तो जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया है, चेंज आया है, वो कितना आया है? वो 250 जूल का आया है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 250 जूल। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 250 जूल। चलिए इसके बाद हमारे पास है 11.8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देयर इज इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल्स वेयर 800 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय अ सिस्टम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज आया वो 400 जूल्स है, जबकि जब 800 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, जब इतने जूल का वर्क जो है वो सिस्टम पर किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सप्लाई हुई इस प्रोसेस में? तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं हम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ये हमें दिया हुआ है 400 जूल, और वर्क डन जो हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू ये है 800 जूल, और हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम हमें फाइंड करना है। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम डेल क्यू जो है हमें फाइंड करना है। तो सेकंड अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज़ करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एक और फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक del Q is equal to del U plus del W. del Q is equal to चेंज इन हीट हमें फाइंड करनी है, या हीट सप्लाई टू द सिस्टम हमें फाइंड करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कितनी दी हुई है? ये हमें गिवन है 400 प्लस यहाँ पे कितना है हमारे पास? वर्क डन बाय द सिस्टम ये है 800। 400 और 800 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 जूल। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम जो हमारे पास कितना है? टोटल हीट सप्लाई की गई सिस्टम को 1200 जूल थी। तो यहाँ हम रिजल्ट लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 1200 जूल। बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 1200 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है अ हीट इंजन 11.9 हमें गिवन है अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल and has the efficiency of 20% for each cycle of operations. How much heat is absorbed and how much heat is expelled?
एक हीट इंजन है दैट परफॉर्म 200 जूल द वर्क इन ईच साइकिल, और उसकी जो एफिशिएंसी दी हुई है वो 20% है, 20% गिवन है। बताइए कितना हीट जो है वो उसने एब्जॉर्ब की और हाउ मच हीट इज स्पेल्ड, कितनी हीट जो है वो स्पेल्ड हुई, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा वर्क डन इन ईच साइकिल हमारे पास कितना है 200 जूल। वर्क डन इन ईच साइकिल ये हमारे पास है W 200 जूल। और एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इसको शो करेंगे E से, ये हमें दी हुई है 20%। और फॉर ई साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, हीट इज एब्जॉर्ब एंड हीट इज एक्सपेल्ड, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई कितनी एक्सपेल्ड हुई ये हमें फाइंड करना है। तो एब्जॉर्ब हीट इसको शो करेंगे हम Q1 से, ये हमें फाइंड करना है। सेकंड रिलीज हीट या एक्सपेल्ड हीट, मतलब Q2 हमें फाइंड करना है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फार्मूला हमारे पास होता है द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन the efficiency of heat engine is given by, क्या फार्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट W अपॉन Q1। आउटपुट हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो आउटपुट है, और Q1 जो हीट हमने सप्लाई की है या हीट जो एब्जॉर्ब हुई है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, हमारे पास एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन है, एफिशिएंसी हमें 20% है, और जो हीट वर्क डन हुआ है वो कितना है, ये 200 जूल है, मतलब आउटपुट 200 जूल है, डिवाइडेड बाय Q1 हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें Q1 फाइंड करना है तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, और ये जो 20 है ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और इस 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो Q1 यहाँ आ गया, 200 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे डिवीजन में 20, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1000 जूल। तो Q1 जो है हमारे पास जो हीट एब्जॉर्ब हुई है कितनी है 1000 जूल। हमें अब फाइंड करना है कि कितनी हीट एक्सपेल्ड हुई है, ये हमें फाइंड करना है। तो Q2 फाइंड करेंगे हम, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। देखिए जैसे हमें मालूम है कि जितनी हीट हम हीट इंजन को देते हैं या जितनी एनर्जी हम हीट इंजन को देते हैं उसमें से वो कुछ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो है वो रिलीज़ कर लेगा। जो रिलीज़ करेगा Q2 की फॉर्म में वो कुछ रिलीज़ कर लेगा, और कुछ जो है वो यूज़ करेगा किसमें, वर्क डन करने में यूज़ कर लेगा या वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हमें Q2 फाइंड करना है। Q2 अपनी जगह पे रहेगा, सॉरी Q2 को आप इस तरफ ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, और वर्डन को यहाँ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W। Q2 इज इक्वल टू Q1 हमारे पास कितना है 1000, वर्डन जो है वो कितना है 200, तो Q2 इज इक्वल टू 1000 में से 200 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 800 जूल। तो इतनी जूल एनर्जी जो है वो लॉस कर रहा है, इसलिए एनर्जी भी बहुत क्या है, एफिशिएंसी भी इसी वजह से कम है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस कर रहा है, इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी भी उन्होंने कम दी है 20%। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया Q2, यहाँ मैं रिज़ल्ट लिख देती हूँ उसका रिज़ल्ट। तो द हीट एब्जॉर्ब इज 1000 जूल, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है कितनी है वो 1000 जूल है। द हीट एब्जॉर्ब इज 1000 जूल, एंड हीट एक्सपेल्ड जो हुई है कितनी है 800 जूल, एंड हीट एक्सपेल्ड इज 800 जूल।
Question number 11.10. A heat engine operates between two reservoirs at temperature of 25 degrees Celsius and 300 degrees Celsius. What is the maximum efficiency for this engine? एक heat engine है that operates between the two reservoir. दो रिजर्वायर का टेम्परेचर गिवन है, एक 25 डिग्री सेल्सियस है और एक 300 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो कम वाला टेम्परेचर होता है वो हम कोल्ड रिजर्वायर का लेते हैं और जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर होता है वो हॉट रिजर्वायर का लेते हैं। तो कम वाला टेम्परेचर हो गया हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और ये टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है। तो बताइए उस हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, इसको ले लेते हैं हम T2। कम वाला है तो T2 ले लिया हमने। कितना गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है तो उसको चेंज करेंगे हम किसमें, केल्विन में। इसके साथ हम प्लस कर देंगे 273 तो हमारे पास आ जाएगा ये 298 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, सॉरी हॉट रिजर्वायर कितना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर T1 ले लेते हैं। इसको हमें गिवन है 300 डिग्री सेल्सियस। अगेन इसको केल्विन में चेंज करेंगे, प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 573 केल्विन। एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। एफिशिएंसी मतलब ई हमें फाइंड करना है। चलिए एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या कार्नोट इंजन इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी फाइंड करनी है हमें। 1 माइनस T2 हमें कितना दिया हुआ है, T2 हमारे पास है 298 तो यहाँ लिख देंगे 298, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। T1 हमें गिवन है 573 मल्टीप्लाई बाय 100। 298 को डिवाइड करेंगे 573 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.52 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। 1 में से माइनस कर देंगे 0.52 को तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 0.48। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 48%। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 48%। तो यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर दिस इंजन इज, the maximum efficiency for this engine is 48%। चलें अब न्यूमेरिकल नंबर 11 है, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। क्वेश्चन है द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ अ एफिशिएंसी ऑफ 40%. It is desired to increase the efficiency to 50%. By how much degrees the temperature of hot reservoir will increase? लो टेम्परेचर रिजर्वायर दिया हुआ है हमें कार्नोट इंजन का 7 डिग्री सेल्सियस है और जो एफिशिएंसी हमें दी हुई है 40% एफिशिएंसी है। इट इज़ डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। हम चाहते हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% बढ़ाया जाए। बाय हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर विल इंक्रीज, तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। हम सिर्फ हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को बढ़ाकर ही एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। चलें तो हमारे पास डेटा है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर दिया हुआ है T2, वो है हमारे पास 7 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर देंगे 280 केल्विन। इनिशियल एफिशिएंसी जो हमें गिवन है वो है 40%, इसको इवन ले लिया मैंने। रिक्वायर्ड एफिशिएंसी 50% और जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है इसको हम ले लेंगे T1। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने ले लिया T1 तो यहाँ सबसे पहले हम टेम्परेचर निकाल लेंगे एफिशिएंसी 40 पर, फिर हम निकाल लेंगे T1 जो है वो 50 पर, फिर इसको हम डिफरेंस ले लेंगे
तो यहाँ लिख देते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, सॉरी हॉट रिजर्वायर, ये ले लेते हैं डेल्टा T1। ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टू फाइंड T1 एट 40%, फिर हम 50% पे फाइंड करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो क्या दी हुई है हमें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय, क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। हम पहले 40 पे निकाल रहे हैं, 40% को हमने इवन लिया है तो यहाँ लिख देंगे E1। E1 हमारे पास कितनी है, ये है 40%। 1 माइनस T2 हमें दिया हुआ है 280 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1। जब 40 को हमने डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.4। 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। अब ये माइनस 280 अपॉन T1 जो है वो माइनस में है, इसको हम इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 0.4 को हम इस तरफ ले आएंगे ताकि ये माइनस हो जाए। तो यहाँ हमने कर दिया 280 अपॉन T1, यहाँ पे प्लस हो गया, और 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। और जब ये इसको उस तरफ लेकर गए तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.4। 1 में से 0.4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6280 अपॉन T1। यहाँ हमने T1 फाइंड करना है तो आप 0.6 को डिवीजन में ले आओगे और इसको यहाँ ले जाओगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई T1 इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 0.6। जब 280 को 0.6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 466.6 केल्विन। अच्छा, तो ये वो टेम्परेचर है जब एफिशिएंसी जो है वो 40% है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर होना चाहिए जब एफिशिएंसी 40% है। अब हम फाइंड करेंगे 50% पर। तो टू फाइंड एफिशिएंसी एट 50%, टू फाइंड T1 डैश ले लेते हैं क्योंकि T1 हम यहाँ ले चुके हैं। टू फाइंड T1 डैश एट 50%, इसके लिए जो टेम्परेचर है हमारे पास T2 कितना है, इसके लिए हमारे पास 280 केल्विन, और E2 50% दिया हुआ है। हम जो है फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, E2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट करेंगे, E2 हमारे पास कितनी है, 50% है। 50 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 है हमें दिया हुआ है 280 डिवाइडेड बाय T1 डैश मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश। जब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश। यहाँ पे ये माइनस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको हम उस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 280 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। 1 में से आपने 0.5 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 इज इक्वल टू 280 अपॉन T1 डैश। हमें T1 डैश फाइंड करना है, इसको उस तरफ ले जाएं और इसको डिवीजन में ले आएँ तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 280 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू T1 डैश। 280 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो हमारे पास T1 डैश जो है वो आ जाएगा कितना, 560 केल्विन। 60 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला होगा,
डेल्टा T1 इज़ इक्वल टू, बड़ा वाला टेम्परेचर कौन सा था हमारे पास, T1 डैश माइनस T1, ये वाला टेम्परेचर हमारे पास बड़ा है, ये टेम्परेचर, और इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो T1 डैश हमारे पास कितना आया था, ये पीछे हमने 560 निकाला है, तो यहाँ लिख देंगे 560 माइनस T1 हमारे पास आया था, T1 था 466.6, तो यहाँ लिख देंगे 466.6। 560 में से 466.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 93.4 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन टेम्परेचर T1। तो अगर हम T1 टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे कितना, 93.4 केल्विन, तो इस सूरत में हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को 40 से 50% तक बढ़ा लेंगे, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम रिज़ल्ट लिख देते हैं, the temperature of hot reservoir should be increased 93.4 Kelvin. The temperature of hot reservoir should be by 93.4 Kelvin. तो यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स जो है फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।